स्पाइन सीधी। हम लोग 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और उसके बाद प्रार्थना। वह शक्ति हमें दो दयानी दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानी दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछुड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानी दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानी दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। इस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानी दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवाय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में अभिषेक यादव जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपस्थित हैं, जो समवाय फाउंडेशन के उपाध्यक्ष हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में पूर्वा बाहिदी जो उपस्थित है, जो समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर भी हैं और सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जो उपस्थित है, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं और वो समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में धनंजय सिंह उपस्थित हैं, जो समवाय फाउंडेशन के कोषाध्यक्ष हैं, उनका स्वागत है। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। हम वहां के 3 मनीषियों के ऋणी हैं, जिनकी वजह से यह पूरा संस्थान था और हमको ये ज्ञान मिला। उनके 3 मनीषियों के हम ऋणी हैं। वो मनीषी हैं ब्रह्मलीन एमपी खेमका सर, दूसरे आदरणीय जेपी अग्रवाल सर जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, और तीसरे एपेक्स बॉडी के चेयरमैन श्री एस.एस. सर। इन मनीषियों के अतिरिक्त भी हमने अन्य गुरुओं से शिक्षा ग्रहण किया है। वो चिकित्सा के संबंध में भी है और चिकित्सा शिक्षा के संबंध में भी है। वो उसी ज्ञान को, उसी सीखे हुए ज्ञान को, इस विधा को हम लोग आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि विधा जो कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल हमको न मिले, हमारे पड़ोसियों को भी न मिले, बल्कि इसके अलावा और पूरे विश्व में फैले हुए समस्त मानवता को इसका लाभ मिले। बस इन्हीं उद्देश्य के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे बीच में
हम लोग इस नए सत्र में पहले दिन, अभी कल सारे लोग पास हो चुके हैं, उन सबको बधाई पुनः। और अब हम लोग नए सत्र में आज पहले दिन शुरुआत कर रहे हैं। ईश्वर हमको हर पल का सहायता प्रदान करेगा। भगवान आशुतोष से प्रार्थना है कि वो हमें संबल प्रदान करें, और माँ भगवती सरस्वती से ये याचना है कि जो भी हम लोग बोले वो सब हृदय हमको स्वीकार करता रहे, हमारा हृदय, और जो भी जब विराजे वो कंठ में, तो जो बोले वो माँ सरस्वती की वाणी के रूप में हो। तो आज हमारे बीच में पूर्वा बहेती जी सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट हैं, वो उपस्थित हो गई हैं, और वो पहला होम्योस्टेसिस का पहला सिद्धांत जो बीएचबी का है उसको टेकअप करेंगी। तो मैं उनको इनवाइट कर रहा हूँ, उनका स्वागत कर रहा हूँ और उनको इनवाइट कर रहा हूँ। मैं तब तक शेयर कर दूँ। ये हमारा सर स्टार्ट करें? हाँ, बस मैं शेयर कर दूं। हाँ, जितने मैं बताना शुरू करती हूँ आप शेयर कर हाँ लीजिए। हाँ हाँ, यस करिए। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नया सिद्धांत, होमोस्टेसिस। होमो मतलब होता है एक जैसा, और स्टेटस मतलब होता है एक जगह टिके रहना। होमोस्टेसिस में जनरली होमोस्टेसिस का मतलब क्या होता है? जब हमारा शरीर बाहरी एनवायरनमेंट, बाहरी एटमॉस्फेयर के साथ तालमेल मिला के जब चलता है तो हम उसको होमोस्टेसिस बोलते हैं। जैसे अगर बाहर ठंड है तो हम ठिठुरेंगे, या जब अगर बाहर गर्मी है तो हम लोग हम पसीना निकालते हैं। हम उस समय पसीना निकाल के अपने शरीर को ठंडा करते हैं ताकि हमको हम गर्मी को झेल पाए। तो जब हम बेसिकली जब एक बॉडी अपने आप को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिए एडजस्ट करती है ताकि वो सरवाइव करवाए अच्छे से, तो उसको बोलते हैं होमोस्टेसिस। ये कोई भी ऑर्गेनिज्म, सब ऑर्गेनिज्म होमोस्टेसिस करते हैं टू सरवाइव। सॉरी सॉरी शेयर नहीं हो रहा है क्या? हो रहा है सर, हो रहा है। तो दिस इज होमोस्टेसिस। होमोस्टेसिस के कुछ सिद्धांत होते हैं। होमोस्टेसिस करने के एक तरीका होता है। वो अपना शरीर होमोस्टेसिस दो तरीके से करता है। बेसिकली अपने पूरे शरीर में वो सब बोलूं, हाँ यस स्टार्ट। हमारे हमारे पूरे शरीर में रिसेप्टर्स हैं, पूरे शरीर में। और दो सिस्टम्स हैं जो होमोस्टेसिस में अपन को हेल्प करते हैं। एक तो नर्वस सिस्टम और एक करता है एंडोक्राइन सिस्टम। ये दो सिस्टम्स के कारण हम लोग का होमोस्टेसिस कंटिन्यू होता है। और इन दोनों का जो सुप्रीम है वो है हाइपोथैलेमस, जो यहाँ पे ब्रेन में एक है जो सब कुछ को बेसिकली कंट्रोल करता है। होमोस्टेसिस के सारे नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों का कंट्रोलर वही है। और होमोस्टेसिस को करने के लिए हमारे पूरे शरीर में रिसेप्टर्स है। रिसेप्टर्स जब भी हमारे कुछ गड़बड़ होने लगती है तो रिसेप्टर्स उस सिग्नल्स को कैच करते हैं। अब हम इन रिसेप्टर्स को हम गार्ड भी समझ सकते हैं। अपने शरीर में गार्ड्स हैं जो जैसे ही कुछ गड़बड़ होती है वो गार्ड्स उस चीज को नोटिस करके अपने जो भी उससे रिलेटेड ऑर्गेन वो बॉडी पार्ट्स है उनको और हाइपोथैलेमस को इन्फॉर्म कर देता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है। तो फिर हाइपोथैलेमस उसके अकॉर्डिंगली उस पे वर्क करने लगता है और बेसिकली फिर वापस से हम लोग बैलेंस क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए मैं सबसे इजी एग्जांपल देती हूँ। जब अगर हम लोग कोई मिठाई, कभी शादी होती कुछ होती है तो हम बहुत सारा शुगर खा लेते हैं, मिठाई खा लेते हैं, तो फिर हाइपोथैलेमस के पास इंस्ट्रक्शन जाती है कि खून में बहुत सारा शुगर ऐड हो गया है। तो हाइपोथैलेमस पेनक्रियास को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई आप वो शुगर बढ़ चुकी है, आप इंसुलिन निकालिए। इंसुलिन निकलती है, वो इंसुलिन शुगर को सेल्स को जितनी चाहिए उतर देती है, बाकी को कन्वर्ट करके ग्लाइकोजन बना के लीवर में स्टोर कर देती है। फिर कभी होता हमने व्रत किया होता तो हम पूरे दिन भूखे रहते हैं,
तो वापस एक और फीडबैक मैकेनिज्म जाता है हाइपोथैलेमस के बाद, आज शुगर कम हो गई है, तो हाइपोथैलेमस अब लीवर को इंस्ट्रक्शन देता है भाई कि ब्लड में शुगर कम है, सेल्स को खाना नहीं मिल रहा है, तो वो ग्लाइकोजन को डिसॉल्व करके शुगर बनाता है और वो वापस से सेल्स के पास जाता है। तो ये जो मैकेनिज्म है, जो एक जगह से इंफॉर्मेशन दूसरी जगह आना वापस आना, इसको फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं। इसी के बेस पे पूरा होमोस्टेसिस चलता है। और सेम ऐसे ही होमोस्टेसिस जैसे चलता है वैसे ही सेल की इंटरनली और एक्सटर्नली भी होमोस्टेसिस होता रहता है दिन भर, ताकि बेसिकली बैलेंस, क्योंकि जैसे सपोज करो अपने आज मेड नहीं आएगी या कुछ हेल्प नहीं होगी, तो हम होमोस्टेसिस करते हैं, हम कहीं ना कहीं से अरेंज करके दूसरा काम दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। इन द सेम वे बॉडी भी अपने आप को मैकेनिज्म को सब्स्टिट्यूट करती रहती है, और जब ये होमोस्टेसिस का प्रोसेस रुक जाता है किसी भी कारण से, या ज्यादा अगर बहुत ज्यादा शुगर ले ली तो एक लेवल के बाद तो बॉडी नहीं कर पाएगी, तो हम बीमार पड़ जाते हैं। तो इसलिए होमोस्टेसिस की भी एक लिमिट से एक मर्यादा है, जैसे हर चीज की होती, तो हमको उससे ज्यादा उसको यूज नहीं कर सकते। बेसिकली होमोस्टेसिस में यही है। और बाकी ये इस पे दिखा रहा है कि बॉडी के जो बॉडी में जो फ्लूइड है उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फ्लूइड होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल फ्लूइड होता है। इंटरनल फ्लूइड वो होता है जो सेल के अंदर है, एक्सटर्नल फ्लूइड वो है जो सेल के बाहर है। और फ्लूइड्स में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वो कंपाउंड्स होते हैं। बट बेसिकली होमोस्टेसिस मीन्स बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी, ताकि वो सर्वाइव कर पाए। इसको हम लोग बचपन में जो पढ़े थे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट उसी पे बेस्ड रहता है कि हमारा होमोस्टेसिस प्रोसेस कितना स्ट्रांग है बॉडी का। सर आपको कुछ ऐड करना है? मेरे हिसाब से तो हो गया होमोस्टेसिस। ठीक है, तो होम्योस्टेसिस का देखिए पूर्वा जी ने बताया, बहुत बढ़िया। वर्चुअली क्या है, जब जो हमारे शरीर के बाहर इतना एनवायरनमेंट क्या क्या है, वही सारी एनर्जीज हैं जिनकी हम बात करते हैं। वायु है, उसमें नमी है, उसमें गर्मी है। तो ये जो गर्मी है, नमी है, वायु है, ये क्या करती है, ये एक हम पर प्रेशर डालती है किसी तरह का, चाहे वो टेम्परेचर को बढ़ा दे, चाहे हमारे हमको हवा मिला दे, सारी चीजें ये। अब इनके बेस में शरीर को क्या करना होता है, शरीर को एडजस्ट करना होता है। वो क्या करता है, अपने शरीर अपने को जीवित रखना चाहता है। होम्योस्टेसिस शब्द जो है वर्चुअली ग्रीक शब्द है। होम्यो माने समान और स्टेसिस माने स्थिर, यानी शरीर क्या करता है, अपने सिस्टम को स्थिर रहना चाहता है कि कांस्टेंट। हमारे टेम्परेचर क्या है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। हमारे यहाँ ब्लड अंदर जो है 5 लीटर ब्लड है हमारे पास। हमको मिला हुआ है कि हमारा जो प्रेशर है वो 80 mmHg है और 120 हो जाएगा। तो ये जो प्रेशर है, ये टेम्परेचर है, ये हमारे पास जो लिक्विड है, जो तरल है, ब्लड है, इन सबका एक कांस्टेंट वेरिएबल है। वो वेरिएबल थोड़ा बहुत तो प्लस माइनस 5% 10% एडजस्ट करता है, इसके बाद एडजस्ट नहीं कर पाता। हमारे शरीर का पीएच डिसाइडेड है कि पीएच हमारे शरीर का कौन होना चाहिए, पीएच 7 कहलाता है हम लोगों का। पीएच माने पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की पावर क्या होती है, वो ये तय करती है कि आपके शरीर के अंदर गर्मी कितनी है। तो अगर पीएच 7 होगा, 7 माने पीएच 7 का मतलब कि वो बिल्कुल वही होगा जो तरल, जो जल का है। जल माने उदासीन है, न्यूट्रल है, ना उसमें गर्मी है ना उसमें। तो हमारे यहाँ गर्मी को मानते हैं एसिडिक, और एल्कलाइन मानते हैं, क्षारीय को मानते हैं हम लोग सर्दी वाला। तो अब उसी रूप में लोग मीठा मानते हैं हम लोग, जो है जो हमारे मिठाई वाला है उसको मानते हैं क्षारीय, और जो खट्टा वाला मानते हैं उसको एसिडिक। तो शरीर का जो पीएच है वो 7 होना चाहिए। 7 नहीं मतलब 7 से अधिक होना चाहिए। 7 मतलब 8। अगर 7 से कम होगा तो एसिडिक हो जाएगा, और 7 से अधिक होगा तो एल्कलाइन हो जाएगा। तो अगर उस टेम्परेचर पर या उस पीएच पर काम नहीं करेगा शरीर, तो क्या करता है, सारे एंजाइम्स, सारे हार्मोन्स उसी पीएच 8 पर, लगभग पीएच 8 पर काम करना चाहते हैं, यानी एल्कलाइन एटमॉस्फेयर चाहते हैं। अब अगर मान लीजिए नहीं होगा तो शरीर गर्म होता जाएगा, तो हमारे शरीर के सारे फंक्शंस खराब होते जाएंगे। तो यही होम्योस्टेसिस क्या करता है, ये शरीर को चाहता है कि, शरीर चाहता है हमारा कि हम ऐसा एटमॉस्फेयर अपने अंदर क्रिएट करें जिससे कि हम ठीक हो जाए।
बस यही होम्योस्टेसिस है। तो उसके लिए तरल भी है। अभी जितने आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जितने सोडियम क्लोराइड, सल्फेट, फास्फेट, जो आयंस है, ये क्या होता है, अधिकांशतः इनमें से इनऑर्गेनिक जो होते हैं, अधिकांशतः इनमें से जब ये जल में घुलते हैं तो जल में क्या होता है, ये क्या करते हैं, आयंस बन जाते हैं। आयंस, आयनिक माने क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास होने लगती है। तो एक कुछ पॉजिटिव हो जाते हैं, कुछ निगेटिव हो जाते हैं। तो अब पॉजिटिव निगेटिव जाता है, मूवमेंट शुरू हो जाता है। जैसे बिजली होती है ना, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, निगेटिव जो है पॉजिटिव की ओर दौड़ता है या पॉजिटिव निगेटिव की ओर दौड़ता है। तो ये जो वैसे संसार का जो नियम है कि यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव की ओर दौड़ेगा, और तो जो आकर्षण है वही बिजली में भी होता है। तो जब मूवमेंट होने लगता है तो ये कंटिन्यूअस मूवमेंट शुरू होता है, और यही क्या है, यही आप इसको मानिए कि इम्पल्स जनरेशन, ब्रेन के मामले में यही इम्पल्स जनरेट करती है। तो ऐसे ही सारा फंक्शन जो हमारा होता है, तो आयनाइज जब होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये बाहर एक सेल के, अब हम सेल छोटी इकाई, हम शरीर को छोड़ दें, हम सेल को माने कि सेल हमारी शरीर की सबसे छोटी इकाई है, उसी को हमको मेंटेन करना है। शरीर को मेंटेन करने का मतलब सेल को मेंटेन करना। तो शरीर, सेल को हमने क्या किया, मेंटेन करने के लिए क्या किया कि उसके अंदर तरल है, उसके अंदर सारे फंक्शंस हैं, अभी पूर्वा जी बताएंगी सेल के बारे में। तो उस चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं कि बाहर एक पॉजिटिव है, अंदर मान निगेटिव है, तो दोनों के बीच में एक क्या होता है, एक आने जाने का, फोर्स में अंदर घुसने का एक वो संघर्ष शुरू हो जाता है कि कोई सेल, कोई अणु जो है अंदर जाना चाहता है, कोई बाहर आना चाहता है। तो वही है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, पहला ये है, पहला देखिए अकार्बनिक तत्व, बहुत इसको ये शब्द समझिएगा, अकार्बनिक तत्व शरीर की क्रियाओं में खर्च नहीं होते हैं। पहला सेंटेंस, एक जो इनऑर्गेनिक है ये क्रियाओं में खर्च नहीं होते, लेकिन इनकी उपयोगिता कोशिका के अंतर और बाह्य वातावरण का निर्माण करने में है। छोटी लाइनें हैं, हमेशा जब भी पढ़ेंगे 10th सेमेस्टर तक यही पॉइंट रहेगा। वो सब क्या करती है, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। कैसे, इसमें एग्जाम्पल बहुत बढ़िया दिया है। गोद का शिशु, एक गोद का शिशु घर के वातावरण को सक्रिय, 10 लोग उसमें लगे रहते हैं, 10-20 लोग होंगे तो 10-20 लोग उसी गोद के शिशु को कंटिन्यू कराएंगे। तो वही चीज है, इसी में आप देखिए, पढ़िए। और ये जो बाहर और अंदर विभवांतर मतलब मूवमेंट, जो वो क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं उसको, इलेक्ट्रिकल वाले उसके। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है उसके अंदर सेल का आना जा, वो अणुओं का आना जाना शुरू हो जाता है। लेकिन अणुओं का आना जाना, अंदर जल हो, तरल हो, बाहर तरल हो, बराबर हो, होम्योस्टेसिस हो, तब तो ठीक है। लेकिन अगर एक समय में कोशिका के अंदर बहुत अधिक तरल आ गया तो कोशिका फूल जाएगी, फंक्शन नहीं कर पाएगी। बाहर अगर तरल अंदर आ गया तो हम लोग साइंस की और भाषा को जानते हैं कि वो जब अंदर तरल हो जाएगा तो क्या करेगा, वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, बाहर आ जाएगा तो स्वेलिंग आ जाएगी, अंदर आएगा तो फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये हमेशा होना चाहिए कि अंदर आते रहें, बाहर जाते रहें। जैसे तराजू होता है, ऊपर नीचे होता रहता है, कभी होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं होता, वैसे ये भी होता है। तो इसलिए कभी भी अगर सेल का ये स्थिति हो गई कि उस सेल के अंदर अधिक आ गए, कोई जो भी, चाहे प्रोटीन हो, वसा हो, अणु कोई भी हो, कार्बनिक हो, अकार्बनिक, कोई भी अधिक आ जाएगा तो फंक्शन नहीं कर पाएगा। और बाहर रहेगा तो भी फंक्शन नहीं कर पाएगा। क्यों, बाहर रह के वो क्या करेंगे, जैसे आपके घर के बाहर गुंडे खड़े हों, 50 गुंडे खड़े हो जाए, अब आप घर के अंदर क्या होगा, घर का एटमॉस्फेयर काम ही नहीं कर पाएंगे, ना खाना बना पाएंगे, ना कुछ कर पाएंगे। वही स्थिति सेल की भी है कि बाहर बदमाश खड़े हुए हैं, वो रोके हुए हैं, ना कोई चीज बाहर जा पा रही है, वेस्ट प्रोडक्ट, और क्योंकि कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा तो बाहर जाना पड़ेगा उसको। कोई अंदर की रसद आनी है, रसद माने न्यूट्रिशन का जो आना है वो आना पड़ेगा, न्यूट्रिशन आपका रुक जाएगा। तो इसलिए होम्योस्टेसिस माने अगर सेल की होम्योस्टेसिस ठीक है, प्रत्येक सेल की होम्योस्टेसिस ठीक है, तो पूरे शरीर, सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, सिस्टम से बॉडी। तो अगर
सेल सही है तो टिश्यू सही होंगे, टिश्यू सही होंगे तो ऑर्गन सही होगा, ऑर्गन सही होगा तो सिस्टम सही होगा। इस तरह करके इन्होंने कहा कि अगर कोशिका के अंदर और बाहर ऐसा एटमॉस्फेयर है, शरीर को मान लीजिए उसी रूप में कि कोशिका के अंदर बाहर ऐसा है कि हम उसको मेंटेन कर पा रहे हैं, तो हम स्वस्थ हैं, और कोशिका स्वस्थ है तो शरीर स्वस्थ है। और अगर हमारी होम्योस्टेसिस मशीनें ठीक नहीं कर पाई, कैसे मशीनें हैं? पूरा जी ने बताया कि 2 सिस्टम हमारे पास है। हाइपोथैलेमस वाला कहा, तो हाइपोथैलेमस क्या है? हाइपोथैलेमस हमारा जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम का हेड है, और उसी तरह नर्वस सिस्टम, 2 सिस्टम हमारे कंट्रोलर सिस्टम है। तो वो कंट्रोलर सिस्टम क्या करते हैं? सूचना देते हैं। मान लीजिए गर्मी बहुत लगी, अब गर्मी बहुत आगे पड़ रही है, तो तुरंत जो है उनको जो सारे हमारे रिसेप्टर्स जिनको कहलाते हैं, जिनको दरबान कह सकते हैं, अब ये दरबान जाके सूचना देते हैं कहाँ? ब्रेन को, थ्रू स्पाइनल कॉर्ड, कि भैया बाहर बहुत गर्मी पड़ रही है। स्वेटिंग, जो स्वेटिंग के मैकेनिज्म लगा हुआ है, तो कहते हैं पसीना निकालो। पसीना निकालने से क्या होगा? आप भी पढ़े होंगे कि जल जो है, जल तरल में वो तरल है, तो तरल जब बदलता है इसमें, तो हीट बहुत से एब्जॉर्ब करता है, लेटेंट हीट कहलाती है फिजिक्स की भाषा में, इसको लेटेंट हीट कहते हैं। तो जैसे ही 1 ग्राम पानी उस टेम्परेचर से, जल से पहले बनता है क्या? 100 डिग्री का टेम्परेचर वो तरल बनता है, और 100 डिग्री के बाद, वो 100 डिग्री के बाद जब आगे बढ़ता है, तो 100 डिग्री के बाद वो वाष्प बन जाता है। तो जैसे वाष्प बनता है, तो उसको सोखने के लिए लेटेंट हीट की आवश्यकता होती है। 536 कैलोरी है, तो उतनी कैलोरी खींच लेगा, तो क्या करेगा? वहां गर्मी, आपकी जो शरीर की त्वचा गर्मी है वो शांत हो जाएगी। तो इस तरह एक सिस्टम उनका होता है। तो इनको एक बोलते हैं कि जो एक इंफॉर्मेशन देता है, ब्रेन एनालाइज करता है, और एनालाइज करने के बाद वो क्या करता है? मसल्स को या उनको सिस्टम को, ऑर्गन्स को सूचना देता है कि आपको ये काम करना चाहिए। इसको बोलते हैं इफेक्टर। तो इन तीनों की सहायता से होम्योस्टेसिस मेंटेन होती है। होम्योस्टेसिस का वास्तविक अर्थ क्या है? कि शरीर की वो स्वनियंत्रित क्रिया, जिसके कारण वो बाह्य वातावरण से अपने को सुरक्षित रखते हुए अपनी अंतः स्थिति को सुधार लेता है, वह आपका होम्योस्टेसिस है। और अगर हमारी मशीनें इस होम्योस्टेसिस को सुधार नहीं पाती, तो हम या तो बीमार पड़ेंगे और या नहीं रहेंगे। और अगर हम लोग सुधार लिया, तो हमारा होम्योस्टेसिस सफल है और हम जीवित हैं। पूर्वा जी आगे बढ़ाएं चैप्टर दूसरा। यस सर, बस एक से ठीक है सर, चालू करते हैं। You can मुझे क्या continue. मोबाइल, You can continue the cell. या एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मेरे मोबाइल में थोड़ा बैटरी का इश्यू आ गया था। Okay, आई वाज okay. जस्ट एडजस्टिंग, हो गया। एनीवेज आती हूँ, एक सेकंड जस्ट सर। I should open cell. या यू कैन स्टार्ट विद द सेल। हो गया सर। वो बैटरी मैंने अचानक नोट किया बहुत कम हो गई थी। एक होम्योस्टेसिस का आपका पीडीएफ भी पड़ा हुआ है, शायद दिखाऊं? कौन सा? सर चश्मा नहीं लगा रहा, दिखता कुछ नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं सेल खोल दूं? हाँ ये सर। तो सेल जो होता है, सेल जैसे अगर कोई बिल्डिंग को देखेंगे, तो बिल्डिंग बनने के लिए जैसे एक ब्रिक्स होते हैं, ईंटें जो होती है, कि एक से एक ईंट मिलके ही ब्रिक्स बन बिल्डिंग खड़ी होती है, वैसे सबसे छोटी इकाई, शरीर की सबसे छोटी इकाई को सेल बोलते हैं। सेल में, सेल मतलब एक सेल इंडिविजुअली वो सब कुछ करता है जो एक ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ कर सकता है। जैसे वो रिप्रोड्यूस भी करेगा, वो डिजेनरेट भी होएगा, वो रेस्पिरेट भी करेगा, डाइजेस्ट भी करेगा, वो सब कुछ करता है जो एक ऑर्गेनिज्म करता है। तो सेल अपनी सबसे छोटी इकाई को हम सेल बोलते हैं। अलग अलग तरीके, सेल की अलग अलग क्वालिटीज भी होती है। जैसे नर्वस सेल्स कभी भी रीजनरेट नहीं करते, और फैट सेल्स जल्दी से एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते, और वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं करते, और फैट सेल्स और मसल सेल रिप्रोड्यूस नहीं करते।
ऐसे ही सेल्स की कुछ सेल्स की अपनी क्वालिटीज होती है, बट सेल को अगर हम सेल समझे तो अपने ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी इकाई है। अब लेकिन ये सेल की भी कुछ छोटे अंदर कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं। सेल के अंदर एक ऑर्गेनल्स होते हैं। एक सेल एक इतना बड़ा सा सर्कल होएगा सपोज करो, उसके अंदर एक लिक्विड फ्लूइड होता है, जेली जैसा होता है, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मा। उसके साइटोप्लाज्मा के अंदर एक आप समझिए एक तालाब है, तालाब जैसे तालाब में पानी जैसे होता है, वैसे इस सेल के अंदर साइटोप्लाज्मा होता है, उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स रहते हैं। लेकिन साइटोप्लाज्मा पानी जैसा लिक्विड नहीं होता, जेली जैसा होता है, ताकि उसके अंदर जो ऑर्गेनल्स है वो हिले नहीं और एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करे और अच्छे से रह पाए। तो डिफरेंट ऑर्गेनल्स है, हम सारे ऑर्गेनल्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हमको 5 ऑर्गेनल्स को जानना जरूरी है। हम वो 5 ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे सेल के। तो जो 5 ऑर्गेनल्स है उनमें सबसे, जैसे किसी भी आज हमारा शरीर है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन हमारे शरीर के लिए जैसे ब्रेन होता है जो सब कुछ को कंट्रोल करता है, वैसे ही सेल का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल होता है न्यूक्लियस, जो उसका ब्रेन है। वो करता कुछ नहीं है, सेल ऑर्गन जैसा हमारा वो हाइपोथैलेमस करता कुछ नहीं है, बस सिर्फ इंस्ट्रक्शंस ही देता है, वैसे ही न्यूक्लियस करता कुछ नहीं, सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए। वो जब रिप्रोडक्शन होता है तब उसका काम आता है, अदरवाइज वो सिर्फ सब कुछ मैनेज करता है, सबको बताता रहता है कि अब ये करना है और अब ये नहीं करना है। तो वो उसको हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल, न्यूक्लियस को, या फिर हम उसको हेड ऑफ द सेल भी बोल सकते हैं। जो सब सिर्फ वो ब्रेन है, उसका काम है सबको इंस्ट्रक्शंस देना और चेक करते रहना कि काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अपने शरीर का जो हाइपोथैलेमस का काम है वो समझ लो अपने न्यूक्लियस का, सेल के न्यूक्लियस का काम होता है। दूसरा होता है माइटोचॉन्ड्रिया। ये होता है ये इस घर का रसोइया समझ लो सेल का। ये खाना बनाता है। ये बेसिकली क्या करता है, जो ऑक्सीजन और ग्लूकोज को ग्लूकोज से ऑक्सीजन और ग्लूकोज को मिला के एटीपी और वो जो एनर्जी करेंसीज होती है उनको क्रिएट करता है। और उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोसिस का एक प्रोसेस होता है, उसके थ्रू एनर्जी क्रिएट होती है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है जो बाहर साइटोप्लाज्मा के थ्रू सेल मेम्ब्रेन, सेल हमेशा एक सेल मेम्ब्रेन होती है उसके थ्रू कवर, जैसे कोई घर की बाउंड्री होती है वैसे ही सेल की एक बाउंड्री होती है, वो पोरियस होती है, मतलब उसमें छेद होते हैं छोटे छोटे, जिससे सामान अंदर बाहर जा सके इजीली। नहीं तो सेल वर्क कैसे करेगा, ऑक्सीजन कैसे लेगा, ग्लूकोज कैसे अंदर लेगा, तो मेम्ब्रेन तो उसमें सामान आने जाने का रास्ता तो होना ही चाहिए। तो वो जो सेल मेम्ब्रेन होती है पोरियस होती है, उसमें छेद होते हैं छोटे छोटे, जिससे सामान अंदर बाहर आ जाए। हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सेल के अंदर तो ये माइटोकॉन्ड्रिया खाना बनाती है, खाना मीन्स एनर्जी करेंसीज, जिस एनर्जी करेंसीज पे हमारा शरीर चलता है, तो ये एनर्जी करेंसीज बनाती है। सेकेंड है एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम जो होता है वो हम समझेंगे अपने शरीर का जैसे बैकबोन है, स्केलेटन है, वैसा ही होता है। ये सब ऑर्गेनिल्स को जगह पे रखता है। इसमें सर एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम का नहीं है, वो जगह पे रखता है। वो एक ऐसे कर्विंग जैसा बना हुआ रहता है। वो शरीर सेल को एक ढांचा देता है और उसके ऊपर राइबोसोम्स चिपके रहते हैं। राइबोसोम्स होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, सिंथेसाइजर्स ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस करते हैं प्रोटीन। वो राइबोसोम्स बहुत छोटे छोटे एकदम स्टार जैसे लगे हुए रहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम के चारों तरफ, किसी पे होते किसी पे नहीं होते। एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम भी 2 तरीके का होता है, एक छू होता है क्लियर होता है और एक अनक्लियर होता है। किसी पे जिस पे वो लगा हुआ रहता है ये राइबोसोम्स वो अनक्लियर होता है और दूसरा वाला क्लियर होता है, कभी कभी नहीं भी होता है, और ये प्रोटीन जनरेट करता है। अब ये जो राइबोसोम्स ने प्रोटीन बनाया, क्योंकि वो तो बहुत छोटा है तो वो रख तो पाएगा नहीं उस प्रोटीन को, तो वो प्रोटीन बना के गोल्गी अपरेटस को दे देता है। वो गोल्गी अपरेटस उस प्रोटीन को स्टोर करता है। तो हमारे सेल का स्टोर हाउस है गोल्गी अपरेटस, वहां पे सारा प्रोटीन स्टोर होता है। जब हमको प्रोटीन की जरूरत होती है हम नॉक करते हैं सेल को, सेल प्रोटीन दीजिए, तो गोल्गी अपरेटस अपना प्रोटीन निकाल के हमको बाहर दे देता है। तो ये गोल्गी अपरेटस इज
स्टोर हाउस ऑफ द सेल, जहाँ पे हमारा सारा प्रोटीन स्टोर होता है। अब एक और चीज होता है, सेल प्रोसेस तो कर रहा है, एक होता है लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स जो होते हैं वो उनको होते हैं सोसाइडल बैग्स। उनमें एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं उसके अंदर। वो एक तरीके का ऐसा जहर समझ लो, एक तरीके का। अगर कोई चीज जो हमारे सेल को नहीं चाहिए, वो अगर सेल के अंदर, सेल की मेम्ब्रेन, क्योंकि पोरियस है, कभी आई जाएगी, तो पोरियस सेल की मेम्ब्रेन से कोई अंदर आ जाए और उसको लगे, सेल को लगे कि चीज हमारे को चाहिए नहीं, जबरदस्ती आई, तो लाइवोसोम उसको खा लेता है, उसको खत्म कर देता है, बेसिकली उसको खत्म कर देता है। और कभी लाइवोसोम्स को ये लग जाए कि जो सेल इटसेल्फ है ये हमारे शरीर के लिए खराबी हो रहा है, तो पूरे सेल को भी खत्म कर देता है। तो इसलिए लाइवोसोम्स को जनरली सोसाइडल बैग्स कहा जाता है, क्योंकि वो बाकियों को खत्म करता है, एंजाइम्स को, हार्मफुल एंजाइम्स को खत्म करता है जो करता है। कभी उसको लग रहा होता है कि सेल उसके लिए हार्मफुल हो रहा है सेल, तो सेल को भी खत्म कर देता है। तो इसीलिए क्योंकि वो सेल को भी खत्म करने का पावर रखता है, इसलिए लाइवोसोम्स को सोसाइडल बैग्स कहा जाता है। तो ये 5 ऑर्गेनिज्म जिनके बारे में बेसिकली हमको जानना जरूरी था, ये है। अब सेल जब मिलता है तो क्या बनाता है? टिश्यू। टिश्यू से सेल ने जैसे बताया, टिश्यू से ऑर्गन्स, फिर ऑर्गन सिस्टम्स, फिर पूरी बॉडी। अब टिश्यूज जो बनते हैं, टिश्यूज भी अलग अलग तरीके के अलग अलग टिश्यूज होते हैं। सारे टिश्यूज जैसे सेल एक जैसे नहीं होते, मस्कुलर टिश्यू सेल्स होते हैं, नर्वस सेल्स होते हैं, वैसे ही टिश्यूज भी अलग अलग तरीके होते हैं, क्योंकि उनके अलग अलग काम है। एक जैसा काम तो पूरे शरीर में हो नहीं रहे, 50 तरीके के काम होते हैं। 50 क्या, लीवर अकेला ही 1000 का एंजाइम्स बना रहा है। तो हर अलग अलग तरीके के टिश्यूज होते हैं। सबसे पहला होता है एपिथेलियल टिश्यू, जो कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गन है, उसके बाहरी लेयर और अंदर की लेयर उसको बनाता है। वो जनरली पोरियस होता है, ताकि अंदर बाहर का कुछ सामान इधर उधर करना हो वो उसके थ्रू इजीली हो जाए। और जो अंदर, इंडो मीन्स अंदर, जो इंडोथीलियम होता है वो, और वो हमेशा ऑर्गन के अंदर होएगा, और जो एपिथीलियम है वो ऑर्गन के बाहर के साइड का लेयर होता है। तो हमेशा एंडोथीलियम और एपिथीलियम मतलब एक ही है, बस वो अंदर, इंडो मीन्स अंदर, एपी मीन्स बाहर। एंडोथीलियम और एपिथीलियम दो तरीके के सेल होते सेम है, वो सेल की कवरिंग, कोई भी ऑर्गन की कवरिंग करते हैं, नॉट सेल की, ऑर्गन की कवरिंग के लिए ये वाला एक टिश्यू होता है। अब कनेक्टिव टिश्यू सेकंड, और एपिथेलियम टिश्यू के 5 फंक्शंस होते हैं: एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन, एक्सक्रीशन एंड प्रोडक्शन। 4 काम होते हैं। प्रोडक्ट करता है ऑर्गन को, सामान मैंने कहा अंदर बाहर करना, तो एक्सक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों हो गया, एंड एक्सक्रीशन, सिक्रेशन, जो एक्स्ट्रा अगर कुछ हो जाएगा तो निकालना सब कुछ। तो बेसिकली इसके 4 फंक्शंस होते हैं, और ये होता है एपिथेलियम। अब सेकेंड नंबर का सेल होता है ऑर्गन टिश्यू होते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव मीन्स कनेक्शन का मतलब हमको सबको पता है, एक चीज से दूसरी चीज को कनेक्ट करना, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के 5 तरीके के कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं अपने शरीर में। पहला है एरोरियल कनेक्टिव टिश्यू। एरोरियल कनेक्टिव टिश्यूज, आपने कभी बबल रैप देखा है? बबल रैप जिसमें एयर भरी हुई रहती है, कोई भी हमारे कांच वाच के सामान को कवर करके आता है, वैसे उसमें ना छोटी छोटी एयर थोड़ी भरी हुई रहती है, बेसिकली टू गिव द स्पंजी टाइप, ताकि जैसे जो चीज को खराब होने का रिस्क रहता है, वहां पे ये एरोरियल कनेक्टिव टिश्यू आते हैं ताकि वो उसको बचा पाए चीजों को। जनरली उसको ऑर्गन को वही देखिए, इसको लिखा हुआ भी पैकेजिंग मटेरियल्स है, ताकि वो अपने ऑर्गन्स को ठीक से बचा के रख पाए। जिस जगह पे हमको चीज को ज्यादा अच्छे से बचा के रखना है, वहां पे ये हमको मिलेंगे एरोरियल कनेक्टिव टिश्यूज। ये मसल्स में मिलते हैं, नर्व्स, इनके एग्जांपल है मसल्स। मसल्स को देखा, थोड़ी सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट टाइप की होती है, स्पंजी टाइप की होती है। नर्व्स हुए, लिगामेंट्स हुए, वेल्यूज हुए, इधर हमको ये एरोरियल वेल्यूज, इन सब पे एरोरियल कनेक्टिव टिश्यू मिलते हैं। दूसरी इलास्टिक एरोरियल कनेक्टिव टिश्यू, ये इलास्टिक एरोरियल कनेक्टिव टिश्यूज भी वैसे ही होते हैं, बस उसमें थोड़ी इलास्टिसिटी होती है, थोड़ा स्ट्रेच हो सकते हैं। ये जनरली आर्टरीज में मिलते हैं। आर्टरीज में ये इसलिए मिलते हैं, आप लोग को पता है, जैसे हमने, आप लोग को तो उसमें पढ़ा हुआ है, और लोग जैसे हमने देखा था ना, जब दिल हम खुश होते हैं तो कभी कभी होता है हार्ट ज्यादा पंप कर देता है ब्लड को, तो
तो अगर ये इलास्टिक होएगा तो वो आर्टरीज जो है उस प्रेशर को बर्दाश्त कर पाएगी। अगर वो इस रिजिड होंगे, स्ट्रिक्ट होंगे, तो क्या होगा, वो प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, तो कभी कभी रप्चर होने का रिस्क भी हो जाता है। इसलिए आर्टरीज जनरली इलास्टिक होती है ताकि वो रप्चर नहीं हो। आर्टरीज का रप्चर होना हमारे लिए सबसे रिस्की चीज होगी, बिकॉज ब्लड अगर लीक हुआ तो सबसे रिस्की चीज अपने शरीर में वही है कि ब्लड नहीं लीक होना चाहिए। इसलिए आर्टरीज को जनरली इलास्टिक बनाया गया ताकि कभी ऊपर नीचे प्रेशर हो तो उसको बर्दाश्त करे और रप्चर नहीं हो पाए। इसलिए आर्टरीज हमेशा इलास्टिसिटी होती है आर्टरीज में। वेन्स में कंपैरेटिवली कम इलास्टिसिटी होती है कंपेयर टू आर्टरीज, बिकॉज जब वो ब्लड घूम के वेन्स में आता है तब तक वो जो हार्ट का जो प्रेशर है वो हमारे पूरे शरीर में सर्कुलेट हो चुका है। अब उसमें उतना प्रेशर वाला इशू रहता नहीं, बचता नहीं है, वो एक आइडल स्पीड पे ही ऊपर जाएगा। तो इसलिए उसको इनफैक्ट उसको इलास्टिक कर देंगे तो क्या पता पानी ब्लड नीचे ही आ जाए। इसलिए उसको तो हमने नैरो ही रख रखा है, उसको इलास्टिसिटी नहीं दे रखी है। और तीसरा है फैटी कनेक्टिव टिश्यूज, जो हम लोग एक्स्ट्रा कभी कुछ खा लेते कर लेते, वो कहाँ जाएगा बेचारा। तो वो फैटी कनेक्टिव टिश्यू जनरली हमारी स्किन के नीचे होता है, यहाँ पे सारा फैट एक्यूमुलेट होता रहता है ताकि हमारा जब हमको जरूरत हो, बॉडी हमारे शरीर का एक खास बात है, वो जल्दी से कोई भी चीज को, जैसे घर की औरतें होती ना, घर की कोई भी चीज को फेंकने की कोशिश नहीं करती है, वैसे हमारा शरीर है, कुछ भी फेंकने की कोशिश नहीं करता, जल्दी से जो भी होता है सब कुछ कहीं ना कहीं छुपा के रखता ही रहता है। तो जो हमारा फैट होता है उसको स्किन के नीचे, और एक और ओमेंटम करके एक होता है, वो हमारे पेट के बाहर एक पंखी जैसी झाड़ी जैसा कुछ बना हुआ रहता है हमारे एब्डोमेन में, उधर उसको फैट्स को कनेक्ट स्टोर करके रखता है। तो वहां पे ये होता है फैटी कनेक्टिव टिश्यूज। ना आता है लिम्फॉइड कनेक्टिव टिश्यूज। लिम्फॉइड जैसे हमको सबको पता है, लिम्फ मीन्स समथिंग जो हमको बाहरी ऑर्गेनिजम्स के अटैक से बचाता है। लिम्स जनरली हमारा डिफेंसिव सिस्टम में यूज होता है। लिम्स को डिफेंसिव सिस्टम के लिए, तो लिम्फॉइड कनेक्टिव टिश्यूज वहां पे मिलेंगे आपको सबसे ज्यादा जहां पे हमको लगता है कि बाहर का अटैक हम पे हो सकता है। जनरली हमारा बाहर का अटैक दो जगह पे मेजरली होता है। बाहर से अटैक जो जनरली होता है वो दो जगह से होता है। जो हम खाना खाते हैं उसमें हो सकता है हमारे पास क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई द्वार नहीं है जो हमको, जैसे ही वो खाना नीचे जाता है तो हमारे सलाइवा एसिडिक, और धीरे धीरे हमारा एसिडिक फूड एसिड आता है और वो ऑर्गेनिजम्स को खत्म करने लग जाता है, बाहर के ऑर्गेनिज्म। बट मुंह के अंदर इतना एसिड नहीं है, नहीं तो हमारा मुंह में अब दिन भर छाले रहेंगे। तो वहां पे हमारे बाहर के ऑर्गेनिज्म से अगर कुछ गलत आ गया तो उसको बचाने के लिए लिम्फॉइड कनेक्टिव टिश्यूज यहाँ पे रहते हैं। अगर हमारे मुंह में अगर एसिड रहेगा ज्यादा तो हमारे मुंह में इतना छाला रहेगा कि हम खाना ही नहीं खा पाएंगे। इसलिए उस जगह क्योंकि एसिड नहीं आ सकता तो लिम्फॉइड कनेक्टिव टिश्यूज को यहाँ पे दिया गया है ताकि बाहर का कुछ अगर बाई चांस खाने के साथ कुछ एंजाइम्स या कुछ हमारे मुंह में चले गए तो उसको वहां पे खत्म कर दे। और दूसरा हमारी सांस की नली में होता है कि जो हम सांस लेते हैं वही चीज, दो चीजें हैं जो हम बाहर से, दो ही जगह से ऊपर में छेद है जहां से कुछ अंदर जा रहा होता है, वो है मुंह और नाक। तो नाक के सांस की नाली में और मुंह की पाइप में हमारे जनरली आपको लिम्फॉइड कनेक्टिव टिश्यूज मिलेंगे। और कार्टिलेज एंड बोन कनेक्टिव टिश्यू हुए तो हमको पता है ये सारे पूरे शरीर में कार्टिलेज और बोन जिससे हमको स्ट्रक्चर मिलता है। और इस ये है ना कोलेजन फाइबर्स होता है। कोलेजन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, वो एक तरीके का प्रोटीन होता है जो, और टेंसिल होते हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। और कोलेजन मीन्स स्पंजी टाइप के होते हैं ताकि हमको स्ट्रेंथ मिले, हम खड़े हो पाए। अगर वो नहीं होएगा तो हम खड़े ही नहीं हो पाएंगे, हमारा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। बोन से तो हमको स्ट्रक्चर दे रहे हैं इसलिए उनको स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये कनेक्टिव टिश्यूज के 5 तरीके हुए, एरोइल कनेक्टिव टिश्यू, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, फैटी कनेक्टिव टिश्यू, लिम्फॉइड कनेक्टिव टिश्यू एंड कार्टिलेज एंड बोन कनेक्टिव टिश्यूज। इसमें किसी को कुछ डाउट? आगे चले तो नेक्स्ट है मस्कुलर टिश्यूज। मसल्स को सबको पता है, मसल्स ताकत जो बॉडी बिल्डर्स लोगों से ज्यादा को जाके देख लो, जो जनरली बोन्स के ऊपर जो एक लेयर होती है वो मसल्स होती है। मसल्स कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं 3 तरीके के, एक वॉलेंट्री, एक इनवॉलेंट्री और एक हार्ट। कार्डिक मसल्स हम बताते हैं एक्चुअली स्केलेटन या वॉलेंट्री। वॉलेंट्री वो होते हैं जो हमारे मन से हम बोलेंगे तो काम करेंगे, जैसे हाथ हुआ, पैर हुए, इनके मसल्स जो है
हम चाहते हैं तब काम करते हो। तो ये हुए स्केलेटन या वॉलेंट्री। और इनवॉलेंट्री और स्मूथ मसल्स होते हैं जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के होते हैं। अगर हम आप समझो कि फूड पाइप हुआ उसको, सर फूड पाइप को क्या बोलते हैं, नाम याद नहीं आ एसोफेगस। रहा। एसोफेगस हुआ जो अब खाना जाते ही हमको नहीं बोलना पड़ता कि भैया तुम वो पंपिंग वाला वो जो प्रोसेस है उससे खाने को नीचे ले जाओ, वो अपने आप करेगा इनवॉलेंट्रली। अब उसको पता है, स्टमक को पता है कि अब मुझे चर्निंग शुरू कर देनी है, हमको नहीं बोलना पड़ता। हार्ट को पता है कि हमको पंप करना है। और सब बेसिकली जो भी इंटरनल ऑर्गन्स है सबके अंदर इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं, उनको पता है कि कब उनको क्या करना है। हम उनको रोक भी नहीं सकते और हम उनको बोल भी नहीं सकते कि आप ज्यादा करो या कम करो, उनको अपने तरीके से वो काम करेंगे। वो इनवॉलेंट्री है, वो हमारे कहने पे नहीं चलते, तो उनको हम बोलते हैं स्मूथ या इनवॉलेंट्री मसल्स। और एक होता है कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स का डिफरेंट होने का रीजन ये है, हार्ट है उसको पूरे शरीर में खून देना है, तो उसका काम बाकी सबसे थोड़ा अलग है, बाकी ऑर्गन से थोड़ा अलग है, क्योंकि उसको पूरे शरीर में खून देना है जिसके कारण पूरा शरीर चलेगा। तो इसके कारण उसके जो मसल्स है वो थोड़े अलग, स्ट्रॉन्ग भी चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग होने के साथ उसको इलास्टिसिटी भी चाहिए ताकि वो पंप कर सके, स्क्वीज करे ताकि वो खून जाए आगे। हम देखेंगे आगे कार्डिक मसल्स डिफरेंट क्यों होते हैं, ये हम ग्रेजुअली समझेंगे भी, लेकिन बेसिकली कार्डिक मसल्स को डिफरेंट देने का रीजन ये है क्योंकि उसको पंप करना है, वो पंप है अपने शरीर का, पंपिंग का काम उसके, इसलिए वो थोड़ा अलग है बाकियों से। और एक होता है नर्वस टिश्यूज। नर्वस टिश्यूज का अलग इसलिए होता है क्योंकि वो फॉस्फोलिपिड से बने हुए होते हैं और वो उनका खाना ओनली ग्लूकोज होता है, वो एटीपी और उस पे नहीं वर्क करते, वो उनका ग्लूकोज होता है खाना। नर्वस टिश्यूज का फूड इज ऑलवेज ग्लूकोज। तो जब भी कोई जनरली बच्चों को कहते हैं कि अगर वो पढ़ाई वढ़ाई ज्यादा करें तो उनको ग्लूकोज दे दो ताकि उनका दिमाग थोड़ा चले, क्योंकि नर्वस टिश्यूज पे कुछ और नीचे टिश्यूज चाहिए। और वो सबसे जरूरी बात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोली थी, दे डोंट रीजनरेट। तो हमको अपने नर्व टिश्यूज का बहुत ध्यान रखना चाहिए। नर्व टिश्यूज अगर खराब हुआ तो दूसरा आसपास का नर्व उसका काम पकड़ेगा, लेकिन वो खुद कभी ठीक दोबारा नहीं हो पाता, एक बार गया तो वो चला जाता है, इसलिए प्लीज उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। फिर होते फ्लूइड टिश्यूज, जो लिक्विड हमारी बॉडी में घूम रहा है इधर से उधर, तरल जिसको बोलते हैं, वो होते हैं लिक्विड फ्लूइड टिश्यूज, जैसे वो ब्लड, लिम्ब, CSF और ये सब जो होते हैं, ये बेसिकली इनका काम क्या होता है, अपने ट्रांसपोर्ट करना सब कुछ, और सबसे बड़ा बात टेम्परेचर को मेंटेन करना, ये सब, और पीएच को मेंटेन करके कहीं ज्यादा है तो उसको कम करना, एंड सब कुछ इधर उधर सर्कुलेट करना, ये होता है फ्लूइड टिश्यूज का काम। और इसमें एक ब्लड जो है ये एक अलग तरीका है, हम नेक्स्ट चैप्टर में उसको समझेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो एक अलग तरीके से उसको हम पूरा ठीक से ब्लड को समझेंगे आगे। अब जैसे हमने बताया था होमोस्टेसिस होता है, उसमें सेल के अंदर एक, मैं जैसे बताइए सेल के अंदर कुछ होता है, सेल के बाद सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, सेल के अंदर मैंने बताया था ना, हमने जब होमोस्टेसिस पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था इंटरनल फ्लूइड और एक्सटर्नल फ्लूइड। अब अगर सेल के अंदर कुछ, सेल के बाहर कुछ है और सेल को वो चाहिए, तो सेल के अंदर जाएगा कैसे, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन का तरीके होते हैं, दो तरीके के ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होता है जिसमें एनर्जी लगती है, एनर्जी एज सच आप एनर्जी बोल दो या फिर कोई हार्मोन्स बोल दो, कुछ कुछ या आयंस बोल दो, कोई चीज उसके अंदर जाने के लिए उसको हेल्प करेगी, वो अपने आप नहीं जा सकता। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दूं अभी, तो एज ग्लूकोज का, ग्लूकोज जो होता है ना उसका जो मॉलिक्यूल है ना बहुत बड़ा होता है, और जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी जो पोज है ना वो छोटी होती है, तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ग्लूकोज सेल में जा नहीं पाता, और ग्लूकोज अगर सेल को नहीं मिलेगा तो सेल एटीपी कैसे बनाए, सेल मरने लगेगा। तो ये ग्लूकोज को सेल के अंदर जाने के लिए हम एक एंजाइम, हम एक हार्मोन को यूज करते हैं, दैट इज इंसुलिन। ये एग्जाम्पल है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, और हम आगे किडनी में भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को समझेंगे। एब्जॉर्प्शन होता है किडनी में जो
सोडियम एंड वाटर का, वो भी एक एक्टिव तरीके का ट्रांसपोर्ट ही है, क्योंकि वो जो एब्जॉर्प्शन करता है उसके लिए हमको कुछ हार्मोन्स यूज होते हैं, तो वो जो होता है उसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और पैसिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होता है जो मतलब अपने आप हो जाता है, उसके लिए कोई एंजाइम या कुछ की जरूरत नहीं होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह अपने आप धीरे धीरे सामान इधर से उधर जाने लगता है। उसके 3 तरीके होते हैं। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है, आपने कभी पेड़ देखा है? पेड़ों को पानी हम देते हैं जड़ पे और पानी चला जाता है पत्ते तक, हर जगह पे। उसका तरीका ये होता है, एक मेम्ब्रेन होती है, तो मेम्ब्रेन से कम जहां पे ज्यादा है वहां से वो कम की तरफ जाने लगता है। ये एक प्रोसेस जो होता है इस वाया, इसके लिए ऑस्मोसिस में मेम्ब्रेन का होना जरूरी होता है। ये लंग्स में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, अपने शरीर में लंग्स में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है लंग्स में, वो ऑस्मोसिस प्रोसेस से होता है। 2 मेम्ब्रेन्स आती है, एक तो अपने आर्टरीज की मेम्ब्रेन आती है और एक उसकी एल्वुली की मेम्ब्रेन आती है, दोनों मिलती है, क्योंकि एक में ऑक्सीजन ज्यादा होती है तो वो जो कम जहां ऑक्सीजन होती है वहां ऑक्सीजन चली जाती है, जहां ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो जहां कम होती है वहां कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक मेम्ब्रेन के थ्रू ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन में जब वो चीज जाने लगती है तो उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। ये प्रोसेस एक है ये ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस। दूसरा होता है डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन आपने देखा होगा, कभी भी आप परफ्यूम लगाए हैं, परफ्यूम एक कोने में लगाते हो उसकी स्मेल पूरे कमरे में फैल जाती है, क्योंकि वो एयर के थ्रू जब वो परफ्यूम की स्मेल दूसरी जगह जाती है, इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस, ये डिफ्यूजन मेथड। कि पूरे धीरे धीरे वो मॉलिक्यूल्स पूरे शरीर में विदाउट, इसमें मेम्ब्रेन नहीं चाहिए बेसिकली, द इम्पोर्टेंट थिंग इज इसमें मेम्ब्रेन की जरूरत है, विदाउट मेम्ब्रेन वो फैलती है, इसलिए उसको डिफ्यूजन मेथड बोलते हैं। और तीसरा होता है फिल्ट्राइजेशन मेथड, जो हमारी किडनी में यूज होता है सबसे ज्यादा। चाय की चलनी देखिए, चाय छानते हैं ना, चलनी पे डालते हैं तो ऊपर चाय पत्ती ऊपर, चलनी नीचे, चाय नीचे। दिस इज कॉल्ड फिल्ट्राइजेशन मेथड, कि बड़े मॉलिक्यूल्स ऊपर रह जाएंगे, छोटे मॉलिक्यूल्स नीचे चले जाएंगे। तो ये 3 फिल्ट्रेशन, इन तीनों में एनर्जी की जरूरत कहीं नहीं लग रही होती। हमको बस सामान वहां रखना है, वो अपने आप ही ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह। बेसिकली ये ट्रांसपोर्टेशन होता है इंटरसेल्यूलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड्स के बीच में। जब उनको जैसे जरूरत होती है, तो जैसे अगर कोई चीज की सेल के अंदर जरूरत है तो वो अपने आप ऑस्मोसिस के थ्रू चला जाएगा, डिफ्यूजन के थ्रू, डिपेंडिंग अपॉन द सब्सटेंस का बाहर और क्या अंदर है, ये ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। तो दीज आर द, ये 3 तरीके के ट्रांसपोर्ट है जो पैसिव है। और एक्टिव तो हम ग्रेजुअली पढ़ते जाएंगे, एक्टिव के तो बहुत तरीके होते हैं। किडनी में भी 2 तरीके बताए हैं, और भी ग्रेजुअली हमको समझ में आते जाए। तो दिस इज अबाउट सेल। कुछ पूछना सर, आपको कुछ ऐड ऑन करना? नहीं, आप पूछना किसी को। देखिए सेल और उसका दोनों टिश्यू, सेल में हम लोग वही काम करते हैं जो घर में करते हैं। घर में हमारे पास डिफेंस का सिस्टम है, हम दरवाजा बंद करते हैं, कोई दरबान रखते हैं, ये डिफेंस का सिस्टम है। तो हमारे पास लाइसोसोम, ये सोम शब्द जो है वर्चुअली सोमा से बना होगा। सोमा माने होता है कि कोई भी सोमैटिक मतलब शरीर वाला, तो उससे सोम बना। तो जो नर्वस सिस्टम में वहां में सोमा कहलाता है, सेल बॉडी सोमा कहलाती, तो वो सोम। लाइसोसोम माने लाइस, जहां पर जो भी हाइड्रोलिटिक या लाइसिल वाला वो हो, तो वहां वो कहीं ब्रेक करने की, मारने की ताकत रखता है, तो इसीलिए लाइसोसोम उसका नाम ही रख दिया। इसीलिए हाइड्रोलिटिक, लाइटिक, लिसिस, लाइसिस माने मारना का है, तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जहां होंगे वो मारने काम करेंगे, तो इसलिए लाइसोसोम भी उसी नाम से रखा गया। तो हमेशा कंफ्यूज मत होइएगा, सोम तो इसलिए कि वो शरीर का है, तो शरीर में है, और लाइसोसोम माने जो कहीं कहीं लिटिक, हाइड्रोलिटिक वाले, लिटिक वाला, लाइसिस वाला काम कर रहा है, वो लाइसोसोम है। फिर दूसरा, हम लोग खाना चाहिए हमको, तो खाना बनाने के लिए जैसे कहा नहीं, खाना माने एनर्जी, हम भोजन भी लेते हैं तो हमको अल्टीमेटली चाहिए एनर्जी। और ये एनर्जी का सिद्धांत आया कहां से,
कि E=mc²। वहां से सिद्धांत आया कि कोई भी एनर्जी होगी वो एक कोई परमाणु होगा, कोई द्रव्य होगा, अणु होगा, उसकी जो गति होगी, प्रकाश गति होगी, उसमें उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो उसका एनर्जी होगी। अब वो एनर्जी से वहीं से शुरू हुआ कि हमको एनर्जी चाहिए। खाना भी खाते हैं तो एनर्जी के लिए। अगर खाना हम खाएं और हमारा माइटोकॉन्ड्रिया नाराज हो जाए हमसे तो कभी भी हमको एनर्जी नहीं मिलेगी। वो एटीपी अणु बताया ना कि एटीपी अणु, उसको करेंसी बोलते हैं। एटीपी अणु जब तक नहीं बनेंगे तब तक एनर्जी क्रिएट नहीं होगी और ना उछल पाएंगे, ना कूद पाएंगे, ना खाना खा पाएंगे, ना बाहर जा पाएंगे, ना दौड़ पाएंगे, कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो खाना खाने के लिए कौन हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया, रसोई घर हो गया। इसके बाद एक और हमारे पास प्रोटीन, प्रोटीन का बिल्डिंग। अगर हमको कोई सेल डेवलप करना है तो उसको एक बिल्डिंग चाहिए, एक उसको ईंटें चाहिए, पत्थर चाहिए, लोहा चाहिए। उन सब काम करने के लिए हमारे पास क्या है? स्ट्रक्चर्स राइबोसोम। ये क्या करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं, लेकिन अपने पास नहीं रखते और रखने के बाद कहा कर देते हैं? गोल्गी एपरेटस। तो ये एपरेटस, ये पहला एपरेटस है जो आपको याद आ गया कि ये एपरेटस नाम से है। तो गोल्गी एपरेटस जो है ये पहला एपरेटस है जो ऑर्गेनल है, कोई एपरेटस नहीं है, लेकिन इसका नाम ही एपरेटस के रूप में है। ऐसे एपरेटस आप 2-3 और पढ़ेंगे। सेकेंड सेमेस्टर में जो लोग पढ़ चुके हैं वो पढ़ चुके होंगे। एक एपरेटस और भी है, जक्स्टा ग्लूमेरुलस एपरेटस, जेजी एपरेटस। तो वो भी एपरेटस है, ये गोल्गी एपरेटस है। और तीसरा ब्रेन जब पढ़ेंगे तो वहां भी एक एपरेटस मिल जाएगा। तो यानी गोल्गी एपरेटस क्या करता है? ये जब प्रोटीन निर्माण हो गया तो अपने पास स्टोर हाउस में रख लिया और जब जरूरत हुई तो इसने कहा दूसरे फॉर्म में आपको बदलकर शरीर को दे दिया कि जहां आवश्यकता है। अब कौन हुआ? अब सब कुछ तो हो रहा है तो एक कोई घर का मालिक होना चाहिए ना। तो मुखिया कौन हो गया? केंद्रक। मुखिया के आदेश पर ही घर का जो मालिक है उसी के आदेश पर सारा काम होता है। जब तक नहीं कहेगा तब तो कोई काम नहीं होगा। अगर कहेगा किसी नया घर बनाने के लिए भी तो वही कहेगा। गांव घरों में होते हैं कि पिताजी कहते हैं कि भैया अब तुम बड़े हो गए, तुम्हारी शादी वादी हो गई, अब तुम अपना घर जाके बनाओ। तो वही वाला काम केंद्र का है, वही मुखिया है, वो सारे कामों का संचालन करेगा। तो इस तरह आपका एक सेल बन गया। तो सेल अपने आप में कंप्लीट हो गया, उसको जरूरत नहीं है। लेकिन उसने देखा कि घर में एक चार भाई हैं, 4 लोग हैं, तो कुछ लोग खाना बनाने लगे। लेकिन अगर सभी लोगों को बैंक भेज दें, सबको लोग खाना बनाने में लगा दें, सबको बाहर सुरक्षा के लिए लगा दें तो काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये जीवन यापन के लिए ये आवश्यकता समझी गई कि डिवीजन ऑफ लेबर शुड बी देयर। अगर डिवीजन ऑफ लेबर होगी तो हमारा जीवन अधिक ऑर्गेनाइज्ड होगा, हमारा जीवन अधिक सफल होगा, हम अधिक जीवित रह सकेंगे, हम अधिक थकेंगे नहीं। तो सबका एक काम बांट दिया गया कि आप सब्जी लाएंगे, आप बैंक का काम देखेंगे, आप केवल खाना बनाएंगे, आप केवल डिफेंस का काम करेंगे। ऐसे ऐसे कामों को बांट दिया गया। तो ऐसे ऊतक जो है निर्माण हुआ और ये टिश्यू और एक तरह के काम करने वाले सेल हैं वो टिश्यू बन गए। और इपिथेलियल मान देखिए, चाहे एंडोथेलियल हो चाहे इपिथेलियल हो, कहा उसका नाम इपिथेलियल ही है। वो अंदर सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं उनके आंतरिक सतह पर भी होगा, बाहरी सतह पर भी होगा, लेकिन उसका नाम एपिथेलियल है। इसलिए आप लोग इस पर कंफ्यूज मत करिएगा। एंडोथेलियल भी होगा उसमें, लेकिन नाम उसका एपिथेलियल ही होगा। वो एपिथेलियल नाम दिया गया है कि वो ये एक टिश्यू का नाम है। ठीक है, इंडो माने, इपी माने बाहर और इंडो माने अंदर, दोनों सतहों पर होगी। सुरक्षा देनी है, उसको कवरेज दे करना है। जैसे आपको कवर करने के लिए कपड़े पहनते हैं आप, वैसे तो वही एपिथेलियल, जैसे स्किन हमारे एपिथेलियल टिश्यू के रूप में है। फिर कनेक्टिव टिश्यू माने कोई भी जो ब्रिज का काम करे, यानी कभी भी मैट्रिक्स आपके पास है, एक मैट्रिक्स है सेल में, वो जो ब्लड में प्लाज्मा है, प्लाज्मा मैट्रिक्स है, उसमें सेल तैर रहे हैं। तो जो सेल तैर रहे हैं तो वो उन सबको बांध भी तो रहा है, बांधने के लिए एक तरीका भी उसका है। तो ये सेतु काम भी कर रहा है, उनको बाइंडिंग फोर्स भी दे रहा है, उनको बांध रहा है। तो फिर इलास्टिसिटी जहां होगी, इलास्टिक यानी आप समझिए इलास्टिक कंटेंट होना कहीं कहीं, जैसे सबसे अधिक जरूरत है हार्ट में है, इलास्टिक कंटेंट वहीं अधिक होना है जहां पर कि वो
कम भी कर सके, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सके और एक्सपेंड भी कर सके। लिम्फाइड, आपने फैटी माने बताया कि फैट अगर आप बहुत अधिक हो गया तो क्या होता है, जब शुरू में आप उपवास रखते हैं तो पहले आपका ग्लूकोज जलता है, ग्लूकोज बर्न होता है, जो ग्लूकोज होता है वो स्टोरेज होता है, वो निकलता है, स्टोर वो नहीं होता, तो फिर फैट जो है आपका स्टोर है वो फैट गलता है। फैट जब खत्म हो जाता है तब आपके प्रोटीन गलते हैं। ये तरीका है, 3 सिस्टम है, पहला ग्लूकोज, दूसरा फैट, तीसरा आपका प्रोटीन। तो प्रोटीन गलने पर हड्डियां दिखाई देने लगती हैं। लेकिन अगर इतना अधिक स्टोरेज हो गया तो हमारे शरीर में कोई आवश्यकता बहुत अधिक नहीं है, स्टोरेज बहुत सेंटर नहीं है, थोड़े बहुत सेंटर हैं, तो अगर नहीं हुआ तो ओवेंटम में, पेट की जितनी दीवारें, पेट में, हिप्स में, थाइस में, इन सब में आपको खूब जो है आपको फैटी कनेक्टिव टिश्यू मिल जाएंगे। और ये अगर बहुत अधिक संख्या में बढ़ गए तो काला धन है, ये ब्लैक मनी, जैसे ब्लैक मनी निकलता नहीं है और वो सीबीआई की जांच में पाया जाता है या ईडी की जांच में पाया जाता है, ऐसे ही ये आपका नष्ट हो जाएगा, आपके पास नहीं रहेगा, और आपको रहेगा तो नुकसान करेगा आपको। काला धन हमेशा आपको सोने नहीं देगा, जागने नहीं देगा। जैसे आप पैसा अधिक हो गया तो रुपया पैसा आपको नींद उड़ा देगा, वैसे ही ये नींद उड़ा देगा, आपको काम नहीं करने देगा, आपको चलने नहीं देगा, आपको फिरने नहीं देगा, और ब्लैक मनी की तरह आपके किसी काम नहीं आ पाएगा। लिम्फाइड माने समझ रहे हैं, लिम्फ एक सिस्टम है जो डिफेंस, जो न्यूट्रिशन भी देता है और डिफेंसिव भी है, डिफेंस का काम भी करता है। तो जहां जहां शरीर ने समझा कि बहुत जो है बहुत जल्दी आक्रांत हो सकते हैं, जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और जैसा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो वहां पर उन्होंने कर दिया कि भाई ये यहीं पर रहिए, ताकि जब भी कोई दुश्मन आवे तो उसको, ये कार्टिलेज बोन है, हमको इनके बिना आपका स्ट्रक्चर संभव नहीं है, इसलिए इनको टेंसाइल स्ट्रेंथ इनकी होनी चाहिए, ताकि यही चलने में। मस्कुलर टिश्यू, कॉन्ट्रैक्शन इसका है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करे तो मूवमेंट नहीं हो सकता। और इसमें 3 चीजें आप समझ लीजिए, जब भी स्केलेटल मसल्स की बात होती है तो हम समझिए ये वॉलंटरी मसल है। स्केलेटल मसल माने वॉलंटरी मसल। इवन पेट की मसल्स कुछ हैं जो वॉलंटरी मसल्स हैं, जिनको बाबा रामदेव जी घुमाते रहते हैं, अदरवाइज वो घूम नहीं सकती। लेकिन कुछ उसमें इनवॉलंटरी मसल्स हैं जिनको स्मूथ मसल्स बोलते हैं। तो जब भी कोई स्मूथ मसल्स की बात करे, आप समझें कि ये आपके अंदर आंतरिक अंगों की है, जिन पर कि आपका कोई कंट्रोल नहीं। तो स्मूथ मसल्स आर दोज मसल्स व्हिच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय यू। वो केवल सीधे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से गवर्न होती है, और स्केलेटल मसल वो है जो ब्रेन सिस्टम से और आपके स्पाइनल कॉर्ड के सिस्टम से गवर्न होती है। एंड कार्डियक मसल्स भी स्मूथ मसल्स की श्रेणी में आती हैं, बट इनको स्पेशलाइज्ड संज्ञा दिया गया है कि इनको सिंक्रोनाइज्ड इनका होता है, यानी एक इनकी मसल दूसरे से ऐसे भिड़ी हुई है जैसे एक बहुत बड़ा जाला मकड़ी का जाल की तरह हो, और एक भी छुए तो दूसरा प्रभावित हो जाए, इस तरह, इसलिए इसको अलग श्रेणी में रखा गया है। नर्वस टिश्यू फास्फोलिपिड का बना है, फास्फोरस और लिपिड दोनों है इसमें, और इसका भोजन मात्र ग्लूकोज, ये याद रखिएगा, ग्लूकोज एंड ओनली ग्लूकोज इसका भोजन है। ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो ये रोती रहेंगी, सरदर्द होगा, इनका रोना सरदर्द के रूप में प्रकट होता है। फिर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, रक्त, लिम्फ, ये सब क्या है, न्यूट्रिशन भी देते हैं, सुरक्षा भी देते हैं आपको। सर की सुरक्षा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, आपके स्पाइन के कॉर्ड की सुरक्षा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड देता है। रक्त आपका न्यूट्रिशन भी देता है, ऑक्सीजन भी देता है। लिम्फ भी आपका डिफेंसिव भी है, और लिम्फ आपको न्यूट्रिशन भी देता है। जहां कोई नहीं पहुंचता, वहां जहां रक्त नहीं पहुंच पाता वहां लिम्फ पहुंचता है। फिर तत्वों का वहन समझ लीजिए कि वहन 2 ही तरह के हैं, कि आपको सक्रिय है जिसमें आपको पैसा खर्च करना पड़ता है। पैसा माने एटीपी, यानी अणु, जो एटीपी आपकी ऊर्जा है, एटीपी है, वो खर्च करेंगे तो आप चाहे इधर खर्च कर लीजिए चाहे उधर खर्च कर लीजिए। तो इसीलिए इन सब का बैलेंस फॉर्म में अधिक होता है तो बढ़िया रहता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट वो जो फिजिकल सिस्टम से, जो फिजिक्स के सिस्टम से चलते हैं, और इनमें कोई भी सिस्टम, कोई किसी पैसे की जरूरत नहीं है, किसी एटीपी अणु की जरूरत नहीं है। इसमें देखिए 2 ही चीज है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माने ये हुआ कि अगर वो पानी की टंकी है और पानी भरा हुआ है तो नीचे वाले में
नीचे वाले में अगर खोल दें तो जो नीचे का टंकी का होगा वो तेज निकलेगा, ऊपर का कम, क्योंकि ऊपर अधिक प्रेशर उस पर नहीं है, नीचे पर अधिक प्रेशर है, इसलिए नीचे वाला तेज निकलेगा। इसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं, यानी जल दाब बोलते हैं। ये जल के सिद्धांत की तरफ, जल का दाब जितना अधिक होगा उतना तेज फ्लो होगा, जितना जल का दाब कम होगा उतना कम फ्लो होगा। अब 3 डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन और डिफ्यूजन। देखिए फिल्ट्रेशन सिस्टम वही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से गवर्न होता है, ये यहाँ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिफरेंस होगा। अगर ऊपर से नीचे में कम अंतर है तो वो छन जाएगी कोई चीज, और उसमें एक मेम्ब्रेन लगी हुई है तो और छान देगी, लेकिन क्षमता उसी सिद्धांत से है कि वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माने ऊपर नीचे जलदाब दोनों का डिफरेंट है, लेकिन और दोनों में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बिल्कुल समान होना होगा। तब इस वाले देखिए डिफ्यूजन में भी और ऑस्मोसिस में भी इनका सिद्धांत क्यों सिंपल सिद्धांत है। एक होता है कोई जो उसको कहना चाहिए विलियन, विलियन माने जो सॉल्यूशन है, और एक है सॉल्वेंट और एक है सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट माने जो घुलता है, और सॉल्यूशन माने पूरा विलियन, और सॉल्वेंट होता है जो घोलने वाला होता है। जल में नमक डालिए तो नमक क्या है, सॉल्यूट है, और जल जो है सॉल्वेंट है, और जो बना नमकीन पानी वो हमारा सॉल्यूशन है। तो दो तरीका का, जब भी कोई मेम्ब्रेन कहीं होगी बीच में, तो फिजिक्स का सिद्धांत ये है कि जो जहां पर कंसंट्रेशन सॉल्यूट का अधिक होगा, यानी नमक जहां अधिक होगा, तो नमक का काम क्या होगा, जहां नमक कम होगा वहां की ओर जाना पड़ेगा, वहां जाएगा। सॉल्यूट क्या करेगा, अधिक कंसंट्रेशन से लोवेस्ट कंसंट्रेशन की ओर बढ़ेगा। और सॉल्वेंट का क्या होता है, सॉल्वेंट जहां अधिक होता है वहां से, सॉल्वेंट यहां अधिक है तो वहां से सॉल्वेंट दूसरी तरफ चला जाएगा, बस यही अंतर है। दोनों एक दूसरे की तरफ विपरीत दिशा में क्रिया करते हैं, और इसीलिए आप देखते होंगे कि अगर नमक में आप करें तो दोनों होगा, और एक तीसरा दोनों मिल जाएंगे। तीसरा एक और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है कि कोई भी तरल आपके किसी के अंदर भरा हुआ है तो उसमें कुछ अणु है, कुछ परमाणु है, जिनको कहना चाहिए सॉल्यूट, कुछ सॉल्यूट है, तो जितने सॉल्यूट बढ़ते जाएंगे उतना ही ये इसका कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, और इसका चिकनापन, यानी ये जल्दी मूवमेंट नहीं कर, जल बहुत तेजी से मूवमेंट करेगा, लेकिन अगर वही आपको उसमें आप कई जल में गंदगी घोल दीजिए तो जल धीरे धीरे बहेगा। तो जानी ऑस्मोटिक प्रेशर ये होता है कि सेल अपने अंदर, कोई भी सेल जो सॉल्यूशन है, मेम्ब्रेन है, वो ऐसा क्रिएट कर देती है अपने अंदर कि इन प्रेशर की वजह से कि बाहर कोई आने न पावे, दरवाजे की तरह काम करती है कि नहीं कोई बाहर नहीं आने देंगे, इसका एक प्रेशर मेंटेन होता है। तो इस प्रेशर से कोई अधिक होगा तभी अंदर आ पाएगा, और इस प्रेशर से कम होगा तो वो नहीं आ पाएगा क्योंकि ये रोक दे रही है। तो दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये चैप्टर यहाँ खत्म हुआ। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीबॉडी? बेटे को गाड़ी चला सीख ले। सर मैं लीव कर सकती हूँ? यस। ओके सर, थैंक यू सर।